इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग 26-27 के बारे में। और दिस इज द भाई कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जिसमें आईटीआर 1 2 3 4 सबको कवर करने वाला हूं। प्लस एआई के थ्रू आप कैसे अपना आईटीआर फॉर्म को सही तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, सारे फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना सिखाऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट से आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। तो पहले बात कर लेते हैं कि सही इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करने से पहले आपको फॉर्म यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लीजिए। ऊपर ही ऊपर टॉप के ऊपर आपको एक एआईएस का बटन दिखेगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है टीआईएस करके टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन समरी, और इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। तो मैं एक लिंक देने वाला हूँ, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ओपन कर लीजिएगा और जो भी यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है सिंपली कॉपी यहाँ पे पेस्ट मार दीजिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया, मुझे बताओ कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। मैंने ऊपर अपना एआईएस का डेटा दिया हुआ है। तो स्क्रीन के सामने देखेंगे, थोड़ी देर में आपको जवाब दे देगा कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। प्लस इसको अगर आप डेटा भी नहीं प्रोवाइड करते, आप सिर्फ ये बताऊंगा मेरी कहां से कितनी कितनी इनकम है, तो भी आपको ये प्रॉपर एक करेक्ट आईटीआर फॉर्म बता देगा। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। तो अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए, वरना सैलरी स्लिप से भी यहाँ पे काम चल जाएगा। आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट वगैरह आपको एएस टीएस में देखने को मिल जाता है। कैपिटल गेन के लिए अगर म्यूचुअल फंड में यहाँ पे बेचे हैं तो कैम्स और के फिनटेक से स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना अपने जो ब्रोकर की रिपोर्ट्स होती है उससे भी आपका काम चल जाएगा। और बिजनेस वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जीएसटी का टर्नओवर होना चाहिए, वरना आपको टीएस में भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे आपको सीधा लाइव ले चलता हूँ, बताता हूँ कि आईटीआर 1 सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो यहाँ पे कैसे फाइल किया जाता है। फाइल करने के लिए सबसे पहले ई फाइल सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पे आपको मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपको 2627 सेलेक्ट कर लेना है। मोड जो है आपका सिंपली ऑनलाइन रहेगा, कंटिन्यू करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है। स्टेटस जो है आपका इंडिविजुअल रहेगा। यहाँ पे आपको आईटीआर 1 जो है सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड कर देना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये रीजन पूछेगा क्यों आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। बेस्ट तरीका है आप सिंपली अदर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू कर लीजिए। अब देखेंगे आप काफ़ी सारी यहाँ पे टैब खुल चुकी है, वन बाय वन करके हमें कंफर्म कराना है। शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब पहला काम यहाँ पे आपको ये करना है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर ही आपको एडिट मारना है, और यहाँ पे इस साल से पूछने वाला है आपका सेकेंडरी एड्रेस। तो आपको सिंपली यस बटन पे क्लिक करना है, तो आपका जो प्राइमरी एड्रेस था वही सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो आप इसको कंफर्म करा दीजिए। अब यहीं पे मेन काम आता है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट का। तो अगर देखिए, अगर आप सिंपली प्राइवेट जॉब करते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको अदर सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, साथ में पीओसी का भी ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आप जॉब ही नहीं करते, आप सिंपली एक अदर इनकम अपनी यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में भी चाहो तो आप अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपको नीचे आना है। यहाँ पे जो है पहले तो 139 सबसेक्शन 1 बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिज्यूम को चेंज करने का। अब देखिए यहाँ पे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपकी 12 लाख रुपए उसके नीचे की इनकम है तो आपको इस ऑप्शन को हमेशा नो ही रखना है, ताकि आप टैक्स का बेनिफिट उठा सको। तो हम पहले न्यू टैक्स रिम के अंदर आईटीआर को ड्राफ्ट करेंगे। फिर आपको लगता है कि यार नहीं, न्यू टैक्स रिम तो भाई मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, अच्छा खासा टैक्स बन रहा है या मेरा टीडीएस का रिफंड यहाँ पे कम बन रहा है, तो यहीं पे हम वापस आएंगे और इस ऑप्शन को नो की जगह मैं यस कर दूंगा, और फिर हम लोग अपनी आईटीआर को ड्राफ्ट करेंगे। तो हाल फिलहाल मैं सिंपली इसको नो रखना चाहूंगा। उसके बाद में बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रीफिल्ड मिलेगी, आप सिंपली कंफर्म कर दीजिए। फिर भाई आपको ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर आना है। यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम द सैलरी मिलेगा, सिंपली आप एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे अगर आपके फॉर्म 16 अगर आपको इशू हो रखा है, आपका टीडीएस कटा हुआ है, तो सैलरी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 यहाँ पे आपको अमाउंट बाय डिफॉल्ट ही प्री फिल्ड मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है, कैश में अगर आपको सैलरी मिलती है और आपका टीडीएस नहीं कटा हुआ है, तो सिंपली फॉर्म 16 के अंदर जो भी आपका अमाउंट दिया हुआ है डिट्टो वही अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हो। या अगर आपको कैश में सैलरी मिलती है तो अप्रैल से लेकर मार्च तक कैलकुलेट कर लीजिए कितनी मेरे को सैलरी मिली है कैश के अंदर या वाया द बैंक में यहाँ पे मिलती है, तो और वो सैलरी का अमाउंट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। उसके बाद में वैल्यू ऑफ द परक्यूसेट, ये नॉर्मली लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता है। एग्जाम्ड अलाउंस में भी न्यू टैक्स में कुछ खास अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ इस साल अगर आप रिटायर्ड हुए हैं, अगर आपको ग्रेचुटी वगैरह मिली है, तो आप अपना फॉर्म 16 चेक कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीज़ें मेंशन होगी, तो उतना ही अमाउंट यहाँ पे उन चीज़ों को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर ग्रेचुटी मिली है तो आप यहाँ पे ग्रेचुटी का कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हो। ऐसे मान लीजिए आपको लीव एनकैशमेंट मिला है, कम्यूटेड पेंशन मिली है, तो वो चीज़ें आप सेलेक्ट करके अमाउंट डाल सकते हो। बाकी न्यू टैक्स में एचआरए एलटीए वगैरह ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में नीचे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाती है 75,000 रुपए की। आपको कुछ यहाँ पे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे आप सेव करा दीजिए। फिर देखिए हमारा हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम आता है। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ।
अगर आपकी रेंटल इनकम है तभी इस कॉलम के अंदर आपको डिटेल्स इंसर्ट करनी है। लेकिन अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, उस पे होम लोन लिया हुआ है, होम लोन का डिडक्शन लेना चाहते हो, तो उसका डिडक्शन का बेनिफिट जो है आपको न्यू टैक्स में देखने को नहीं मिलता। तो आपको ये कॉलम ना फिलअप ही नहीं करना है। मतलब अगर आपका होम लोन है खुद ही की प्रॉपर्टी पे जहाँ पे आप रह रहे हो, तो उसका टैक्स बेनिफिट के लिए आप ये कॉलम को फिलअप नहीं कर सकते। वो जब करेंगे जब हम लोग ओल्ड टैक्स स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे। तो ये कॉलम कब काम आएगा? जब आपकी रेंटल इनकम हो। अगर आपकी रेंटल इनकम है तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी ओनरशिप डालनी है। किसी के साथ में को ओन हो तो आपको यस नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना है, फिर अपना परसेंटेज डालना है। जो भी टेनेंट है उस टेनेंट की आपको यहाँ पे डिटेल्स भी डालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेनेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो टेनेंट में ऐसा नहीं है कि उसका पैन कार्ड नंबर डालना बंदेगा, जो भी किराए पर रह रहा है उसका सिंपली आप नाम डाल सकते हो। इसके अलावा 12 महीने में जितना भी आपको रेंटल यहाँ पे रिसीव हुआ है, चाहे कैश में हुआ है, बैंक के अंदर हुआ है, वो सिंपली यहाँ पे आपको जो है पुट कर देना है। उसके बाद में म्युनिसिपल पार्टी को अगर आप कोई साल में हाउस टैक्स वगैरह पे करते हो तो वो अमाउंट का क्लेम आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर उसके बाद में नीचे की साइड में आना है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन द बोरो कैपिटल मिलेगा। तो जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उस पे अगर आपने होम लोन ले रखा है तो अपने होम लोन का इंटरेस्ट का आप सर्टिफिकेट यहाँ पे बैंक से मंगवा लीजिए। तो कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपने ना एज ए ईएमआई कितना इंटरेस्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे किया है वो मेंशन होता है। तो जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। कौन से बैंक से लिया है, बैंक का नाम डालिए, लोन का अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, कितना लोन का अमाउंट है, कितना आउटस्टैंडिंग है और कितना एज ए इंटरेस्ट आपने यहाँ पे पे किया है। तो मान लीजिए अगर आपने 1.5 लाख रुपए एज ए पे किया है इंटरेस्ट ईएमआई के रूप में, तो वो अमाउंट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। जितने भी इंटरेस्ट की डिडक्शंस होगी वो यहाँ पे आपको इस कॉलम में देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आप सिंपली सेव करा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस मिलेगा। अच्छी बात है कि यहाँ पे मोस्टली जो डिटेल है आपके प्रेफर्ड आती है एआईएस के थ्रू। जैसे आपके बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम वगैरह हो गई, तो ये चीजें आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी यहाँ पे अच्छी बात है कि नेचर ऑफ इनकम के अंदर आप एक एनीदर का कॉलम मिलेगा। अगर कोई ऐसी इनकम है जो यहाँ पे आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे उसका आप डिस्क्रिप्शन डालिए और अमाउंट डालकर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अदर सोर्सेज के बाद में यहाँ पे आपको एक एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर आपका कुछ ऐसा अमाउंट है जो आप फैमिली ट्रांसफर करते हो, मतलब पेरेंट्स ने आपको एज ए गिफ्ट अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक अदर इनकम का कॉलम देखने को मिल जाता है जिसके अंदर सिंपली तरीके से रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ द इनकम, यहाँ पे आप अमाउंट डालिए जो भी फैमिली के बीच में ट्रांसफर वगैरह हुए हुए, यानी वो आपकी ना एक्चुअल में इनकम नहीं है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ऐसी अगर कोई भी चीज़ है तो वो यहाँ पे आप अमाउंट डालिए, डिस्क्रिप्शन डाल के आप यहाँ पे जो है पुट कर सकते हो। ऐसे मान लीजिए आपकी कोई एलआईसी पॉलिसी मैच्योर हुई है जिस पे टैक्स आपका नहीं लगना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट करके अपना कैटेगरी सेलेक्ट करके अमाउंट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको वो चीज़ें डालनी है जिसपे यहाँ पे टैक्स नहीं लगने वाला। ऐसे अगर आपकी लेस देन 5,000 रुपीज एग्रीकल्चर इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी सेक्शन देखने को मिलेगा। तो मैंने बताया था 1,25,000 के नीचे अगर आपका प्रॉफिट है तो यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो टोटल आपको शेयर की सेल वैल्यू या म्यूचुअल फंड की टोटल सेल वैल्यू डालनी है और उसी के साथ में आपको सिंपली बाय वैल्यू डालनी है, नहीं कितनी वैल्यू के ऊपर आपने उसको बाय किया था। तो ये चीज़ जो प्रॉफिट है आपका कभी भी 1,25,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये जाता है तो फिर आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद में हमारा टोटल डिडक्शन का कॉलम आता है। मोस्टली न्यू टैक्स में कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और अगर आपका एम्प्लॉयर जो है एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है या प्राइवेट जॉब के अंदर भी जो बड़ी कंपनीज होती है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस केस में 80CCD सबसेक्शन 2 आप अपना फॉर्म 16 चेक कीजिए। वहाँ पे नीचे की साइड में प्रॉपर तरीके से जो है मेंशन होगा। अगर अमाउंट मेंशन है तो आप डाल सकते हो और मोस्टली ये प्रीफिल्ड मिलता है आपको अगर आपके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी यहाँ पे रिपोर्ट कर रखा है तो। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। फिर टैक्स पेड वाला कॉलम होता है। तो अगर सैलरी के अगेंस्ट में TDS कटा हुआ है तो TDS 1 में दिखेगा, वरना सिंपली जो TDS 2 वाला कॉलम है जैसे बैंक की FD का इंटरेस्ट वगैरह हो गया उसके अगेंस्ट में कटा हुआ है तो वो चीजें आपको TDS 2 में देखने को मिलेगी। यहाँ पे ना बस आपको एक काम करना है कि आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन से फाइनेंशियल के अंदर ये TDS जो है आपका कटा था और वो इनकम जो है आपने यहाँ पे रिपोर्ट की हुई है। फिर लास्ट कॉलम में वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए के नीचे है तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रिबेट जो है देखने को मिल जाती है और अल्टीमेटली कोई भी आपका टैक्स नहीं बनता है। और जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो आप फाइनल स्टेप के ऊपर हो और यहाँ पे आपको एक समरी दिखा देगा कि आपको क्या एडिशनल टैक्स पे करना है या फिर आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो या फिर कोई भी आपको टैक्स वगैरह कुछ भी पे नहीं करना है। अब यहाँ पे ना आपका डिसीजन पॉइंट आता है। आपको लगता है कि कोई टैक्स तो मेरा बन ही रहना, रिफंड हो रहा है मेरा सिंपली, तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू करूंगा, टेस्ट डाल के मैं चीजों को यहाँ पे सिंपली वैलिडेट कराऊंगा। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो OTP डाल के अपनी ITR में सबमिट कर दूंगा। लेकिन भाई आपको लगता है कि यार न्यू टैक्स में तो भाई मेरे को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो अगर डिसीजन आपको लेना है तो वापस आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाओ।
जिस ऑप्शन को आपने नो किया हुआ था उसको सिंपली आप यस के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर दो। अब उससे होगा क्या, आपकी पूरी कैलकुलेशन जो है ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर हो जाएगी। जैसे आप इनकम फ्रॉम द सैलरी वाले कॉलम के अंदर देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जेम्प्ट अलाउंस के अंदर अब आप देख सकते हो आपको एलटीए देखने को मिल जाता है, एचआरए वगैरह देखने को मिल जाता है। तो जो भी अगर आपके फॉर्म 16 के अंदर आप चेक कर सकते हो, सैलरी स्लिप में चेक कर सकते हो, अगर आपको इस टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं तो उसका अमाउंट डाल करके आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे आपको प्रोफेशनल टैक्स का कॉलम भी जो है अनेबल हो जाता है, जहाँ पे भी आप अपना 1500 रुपए 2000 रुपए वॉटेवर जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, आप अपने फॉर्म 16 के थ्रू चेक कर सकते हो। ऐसे अब जो हाउस प्रॉपर्टी वाला कॉलम है तो इसके अंदर बेसिकली जो है अब आप अपना जो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स डाल करके यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले जैसे हम लोगों ने लेट आउट सेलेक्ट किया था, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन द बोरो कैपिटल, तो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पे अलाउ है। तो जितना भी आपने एज ए ईएमआई इंटरेस्ट पे किया है उसके आप डिटेल्स डालिए, इंटरेस्ट डालिए और आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। बाकी अदर सोर्सेज, एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके अंदर कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आपका टोटल डिडक्शन का कॉलम आएगा तो यहाँ पे अच्छी बात है कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर क्या होगा कि आपकी सारी डिडक्शंस अनेबल हो जाएगी। जैसे 80C के अंदर अगर आप देखेंगे 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन देखने को मिलती है, तो बाकायदा आप अपना यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल सकते हैं, जो भी LIC वगैरह का पॉलिसी नंबर है या बच्चों की फीस वगैरह है या जो भी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप 80C क्लेम करना चाहते हैं तो उसका 1 बाय 1 करके अमाउंट डाल करके आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ऐसे अगर आप देखोगे एनपीएस के अंदर अगर आप खुद कंट्रीब्यूट करते हो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा, तो 1B के अंदर आप सिंपली अपना PRN नंबर डालकर आप अपना अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 रुपए ले सकते हो। ऐसे अगर आप देखोगे हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप पे करते हो अपने पेरेंट्स का या खुद का भी, तो यहाँ पे सिंपली आपको कॉलम मिल जाएगा। आप अपना बकायदा हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल्स डालिए, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, कितना प्रीमियम आप पे करते हैं, ये डिटेल्स आप ले सकते हो। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आपको जो है 5,000 रुपए तक देखने को मिल जाएगा। ऐसे फिर आपका जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है तो वो 80TTA के अंदर जो है आप एड बटन पे क्लिक करके जितना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है उतना 10,000 रुपए तक आप बकायदा यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे डोनेशन वगैरह दिए किसी चैरिटी फंड वगैरह को, तो 80G के अंदर अगर आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट वगैरह है तो डोनेशन वगैरह की डिटेल्स डाल करके आप प्रॉपर यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो ऐसे साइड डिडक्शन क्लेम करने के बाद में टैक्स पेड कॉलम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, बस लास्ट कॉलम के अंदर ये आएगा कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए को क्रॉस करती है तो यहाँ पे आपका प्रॉपर टैक्स बनेगा। तो आप यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम के अंदर जाकर जो है चेक कर सकते हो कि यार ओल्ड के अंदर तो मेरे को ज्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा है या कम टैक्स बन रहा है या रिफंड बन रहा है। ये आपने ITR 1 सीख लिया। अब मैं बताना चाहूंगा ITR 2 जिसमें कैपिटल गेन वगैरह की कैलकुलेशन होती है, वो चीजें आपकी इंसर्ट होती है, म्यूचुअल फंड की, स्टॉक मार्केट की इनकम। तो ITR 2 यहाँ पे कैसे फाइल होता है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि फाइलिंग कैसे करनी है। तो ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आप अपना असेसमेंट या सेलेक्ट कर लीजिए, मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, कंटिन्यू करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, स्टेटस जो है आपको इंडिविजुअल रखना है। यहाँ पे सिंपली आपको ITR 2 फॉर्म जो है सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखिएगा अगर आपका इंट्राडे है, FNO है या बिजनेस की इनकम है, फिर आप ITR 2 के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, फिर उस केस में आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको लेस गेट स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो, सिंपली अदर रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको मेन शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी ये कंपलसरी कॉलम्स है, तो ये ऑलरेडी चेकबॉक्स होंगे, लेकिन कैपिटल गेन नहीं होगा तो आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और 112(a) के ऊपर भी क्लिक करना है। इसके साथ अगर आपकी क्रिप्टो से भी इनकम है तो यहाँ पे शेड्यूल वीडियो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको सिंपली चेकबॉक्स कर देना है। इसके अलावा अगर आप एग्जेम्प्ट इनकम है, कोई फैमिली के बीच में कोई ट्रांसफर वगैरह ये चीजें अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप शेड्यूल सिंपली EI को भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी US स्टॉक से भी यहाँ पे इनकम वगैरह होती है, वो भी आपने बेचे हुए हैं, तो उसके लिए आपको शेड्यूल FSI और शेड्यूल TR इनको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी देखो डिडक्शन वाले कॉलम में अभी हाल फिलहाल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर रहती है तो यहीं पे आके वापस जो है आप अपनी ये सारी डिडक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको अदर्स कॉलम के अंदर आना है और यहाँ पे शेड्यूल FAB जो है आपका चेकबॉक्स होना चाहिए अगर आपको US स्टॉक्स वगैरह की रिपोर्टिंग करनी है। तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू करना है, क्वेश्चन पूछेगा स्किप कर दीजिए। अब ये सारी टैब्स खुल जाएगी, 1 बाय 1 करके हमें कंफर्म करनी है। शुरुआत करते जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले तो पहली चीज यहाँ पे जो है फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको रिजीम चेंज करने के लिए बोला जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ, अगर आपकी 12 लाख रुपए के नीचे इनकम है, चाहे सैलरी की इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, सब कुछ मिला करके, तो आपको हमेशा न्यू टैक्स रिजीम फाइल करनी है।
कैपिटल गेन से ध्यान रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो स्पेशल टैक्स रेट के अंदर काउंट होता है। तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो है ये 12 लाख तक का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते, आपको हमेशा इसको नो ही रखना है, यानी न्यू टैक्स में आपको फाइल करना है। बाकी अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन भी करना चाहते हो तो पहले इस आईटीआर को हम लोग न्यू टैक्स के अंदर ड्राफ्ट करेंगे, नो बटन पे क्लिक करके फिर यहाँ यहीं पे वापस आएंगे और नो की जगह हम यस करेंगे तो सारी हमारी कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स के अंदर हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे मैं नो करके चलूंगा, फिर यहाँ पे आपका आता है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो रेसिडेंट, और सिंपली आपको 182 डेज वाला रूल सेलेक्ट कर लेना है। नीचे यहाँ पे आपके काफी सारे क्वेश्चन है, मोस्टली सभी के जवाब यहाँ पे नो के अंदर रहने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे सैलरी का शेड्यूल आता है, हाउस प्रॉपर्टी का आता है, लेकिन इन दोनों को फिलअप करने से पहले मैं आपको सीधा कैपिटल गेन के ऊपर ले चलता हूँ, जिसके लिए हम लोग आईटीआर 2 फाइल कर रहे हैं। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का टेम्पलेट आप खुद भी बना सकते हैं, बाकी इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे हम लोगों ने हर चीज को डिवाइड किया हुआ है। जैसे ये एक पूरा कॉलम जो है डेडिकेट है केवल इक्विटी शेयर के लिए, जिसमें शॉर्ट टर्म भी शामिल है, और इसके अलावा नॉन इक्विटी शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म में भी इक्विटी वाला हो गया, नॉन इक्विटी वाला हो गया। ऐसे ये पूरा कॉलम जो है म्यूचुअल फंड को डेडिकेटेड है, जिसमें सारा इक्विटी नॉन इक्विटी का एसटीसीजी एलटीसीजी दोनों कॉलम्स हो गए, और साथ में हम लोगों ने यूएस स्टॉक्स के रिगार्डिंग कॉलम बना रखे हैं। और जो भी आप वैल्यूज डालेंगे सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप ही आपका टैक्स वगैरह आपको बता देगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स है हमें यहाँ पे डेटा बेसिकली अरेंज कर लेना है। जैसे अगर पहले शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड के साथ, तो म्यूचुअल फंड की आपकी जो भी कैम्स की रिपोर्ट है या आपकी जो भी के फिनटेक की रिपोर्ट है उसी के अंदर सारी चीज दी होती है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली जो है ओवरऑल समरी इक्विटी के अंदर चेक किया, तो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाले कॉलम के अंदर आऊंगा, स्पेशली म्यूचुअल फंड के अंदर, और यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स है जैसे कैम्स है, के फिनटेक है, वॉट जो भी रिपोर्ट्स है उसका मैं यहाँ पे सिंपली नाम लिखूंगा। और मेरे को यहाँ पे दो वैल्यूज चाहिए, बाय वैल्यू चाहिए और सेल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बाय वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों देखने को मिल जाती है। तो सिंपली जो भी यहाँ पे आपकी वैल्यूज है उसको आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और ये चीजें आपको ईजिली रिपोर्ट से देखने को मिल जाएगी। ऐसे अगर आपका नॉन इक्विटी का भी यहाँ पे कुछ है, अगर आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है वॉट, तो वो भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको अल्टीमेटली सेल वैल्यू और बाय वैल्यू देखने को मिल जाती है। तो अगेन आपको अपनी इसी रिपोर्ट्स के अंदर जो है आपको नाम लिखना है, कैम्स का है कि के फिनटेक का है, और बाय वैल्यू एंड सेल वैल्यू डाल देनी है। और ऐसे अगर मान लीजिए आपके पास आपकी जीरोधा की रिपोर्ट है, या लेट सपोज अगर आपके पास ग्रो की रिपोर्ट है, तो उसमें भी शॉर्ट टर्म आपका लॉन्ग टर्म सेल वैल्यू बाय वैल्यू सब दी होती है। तो इसी रिपोर्ट के अंदर बेसिकली आपको अपने ब्रोकर का नाम डालना है, बाय वैल्यू डालनी है, सेल वैल्यू डालना है, उसमें भी क्लासिफाइड होता है ऑलरेडी कि आपका शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से जो है अपना पूरा का पूरा जो ब्रेकअप होता है, डिफरेंट डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स होते हैं, उन सभी की वैल्यूज आपको पुट कर देनी है। तो अगर इक्विटी के अंदर मैं बात करूं तो इक्विटी में दो कॉलम्स हो गए आपके, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया स्पेशली इक्विटी शेयर का, और एक जो है आपका नॉन इक्विटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो देखिए इसके ऊपर लगता है 20% का टैक्स रेट इक्विटी के ऊपर, और इसके ऊपर लगता है सिंपली जो भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। सेम लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पे आपको इक्विटी के ऊपर 1,25,000 की एग्जेम्पशन मिलती है और 12.5% का टैक्स रेट लगता है, और नॉन इक्विटी के अंदर फ्लैट आपका 12.5% का टैक्स रेट लगता है। ऐसे ही सेम अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी बात करेंगे तो वहां पे भी सेम काइंड ऑफ दी रूल्स है। और यूएस स्टॉक की बात करूं तो वहां पे शॉर्ट टर्म पे आपके स्लैब रेट है और लॉन्ग टर्म के ऊपर सीधा 12.5% का टैक्स रेट है। तो इसी तरह अगर यूएस स्टॉक की भी बात करूं तो चाहे आप वेस्टेड है या आईएनडी मनी जो भी प्लेटफॉर्म है वहां से अगर आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको अपना शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बाय वैल्यू, सेल वैल्यू सब कुछ मिल जाता है। तो एक बार जैसे भाई आपने प्रॉपर यहाँ पे इस तरीके से डेटा अरेंज कर लिया, अब आपके लिए एंट्री करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की एंट्री करेंगे। तो अगर मुझे इक्विटी की एंट्री करनी है शॉर्ट टर्म के अंदर, तो सिंपली मेरे को ये सेकंड नंबर वाले कॉलम के अंदर जाना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं सिंपली 111A सेलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेल वैल्यू डालनी है। तो सेल वैल्यू ना आपको कंबाइंड डालनी है, यानी जितना भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, चाहे इक्विटी का है चाहे म्यूचुअल फंड का है, सबकी कंबाइंड वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्विटी की सेल वैल्यू यहाँ पे ऐड कर लेनी है, साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इक्विटी के म्यूचुअल फंड वाली भी सेल वैल्यू आपको ऐड कर लेनी है। इसी तरह अगर यूएस स्टॉक्स भी है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये स्पेशल टैक्स रेट के अंदर काउंट होता है। तो जो भी 20% टैक्स रेट के अंदर काउंट होता है उसकी सिंपली आपको सेल वैल्यू जो है ऐड कर लेनी है, और इसी तरह उसकी बाय वैल्यू भी जो है आपको ऐड कर लेनी है। तो जो भी आप वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे, तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, नेट लॉस होगा, यानी चाहे आपके म्यूचुअल फंड की बात हो गई, इक्विटी की बात हो गई, दोनों को हम लोगों ने
कंबाइन कर दिया और दोनों को कंबाइन करने के बाद में जो भी आपका शॉर्ट टर्म लॉस है या प्रॉफिट है वो यहाँ पे सिंपली रिपोर्ट हो जाएगा। तो मेन आपको सेल वैल्यू एंड बाय वैल्यू जो है कंबाइन तरीके से डालनी है, आपको एक एक चीज यहाँ पे रिपोर्ट करने की जरूरत है। इसी तरह आपका जो यहाँ पे नॉन इक्विटी वाला सेगमेंट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, तो वो सेकंड कॉलम में नहीं, वो आएगा आपका सीधा फिफ्थ कॉलम के अंदर। यहाँ पे आपको एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अनकोटेड शेयर का एक कॉलम मिल जाएगा सेल वैल्यू का। तो यहाँ पे भी सिंपली आपको अपनी जो है सेल वैल्यू सिंपली तरीके से ऐड कर लेनी है और इसी तरह यहाँ पे भी आपको अपनी बाय वैल्यू भी सिंपली तरीके से ऐड कर लेनी है। तो प्रॉपर तरीके से आपका यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी प्रॉफिट होगा वो बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली सेकंड वाले कॉलम के अंदर हम लोगों ने 20% का जो टैक्स रेट लगता है उसको हम लोगों ने इंक्लूड किया और फिफ्थ नंबर वाले कॉलम के अंदर जो नॉन इक्विटी होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूड किया। और इसी कॉलम के अंदर ध्यान रखिएगा अगर आपका यूएस स्टॉक्स भी होता तो इसको भी आप इसी के साथ में यहाँ पे सिंपली जो है कंबाइन कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सिंपली यहाँ पे बात करूँ तो उस केस के अंदर यहाँ पे आपको थर्ड कॉलम के अंदर जाना है 112A के अंदर। और अगर आपने शेयर जो है 2018 के बाद में खरीद करके अब जा करके बेचे हैं या उसके बाद में भी खरीद करके बेचे हैं तो आपको एक एक एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी सिंपली आपको अपना इक्विटी शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों चीजों को यहाँ पे कंबाइन कर लेना है। तो इस तरह से कंबाइन करने के बाद में अगर आप वैल्यूज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डालेंगे दोनों कॉलम्स में से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉस होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बिफोर 31 जनवरी 2018 के पहले शेयर खरीदे हुए थे अब जाकर के बेचे तो फिर आपको एक एक शेयर की ISIN कोड के साथ में यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी। साथ में आप जो भी एंट्रीज कर रहे हैं ध्यान रखिएगा अगर आपका यहाँ पे ब्रोकरेज सेपरेटली यहाँ पे कटा हुआ है इसके अंदर वैल्यूज के अंदर नहीं है तो यहाँ पे आपको एक एक्सपेंडिचर का कॉलम मिल जाता है जिसके अंदर आप अपनी ब्रोकरेज वगैरह को कंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का नॉन इक्विटी वाला सेगमेंट है या फिर आपका यूएस स्टॉक वाला जो सेगमेंट है सिंपली उसके लिए आपको थर्ड कॉलम में नहीं आपको 8 कॉलम के अंदर जाना है और यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे भी आपको अनकोटेड शेयर का सेल कंसिडरेशन और बाय वैल्यू सिंपली आपको डाल देनी है पूरा कंबाइन करके। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो नॉन इक्विटी का सेगमेंट है वो यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपकी कैपिटल गेन की पूरी तरीके से यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। बाकी अगर आपने प्रॉपर्टी वगैरह बेची है तो उस केस के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर फर्स्ट जो कॉलम है सेल ऑफ लैंड एंड द बिल्डिंग ऑफ बॉथ इसके अंदर आपको डिटेल्स डालनी पड़ती है और इसका ना मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कैपिटल गेन टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी सेल। तो प्लीज आप एक बार ये चेकआउट कर लीजिएगा अगर इन कॉलम को अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो। अब कैपिटल गेन के शेड्यूल के अंदर नहीं आपको एक और चीज फिलअप करनी है, आपका जो भी शॉर्ट टर्म है या जो भी लॉन्ग टर्म है उसको क्वार्टरली बेस पे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एफ कॉलम के अंदर आपको आना है तो जहां पे भी आपका 20% का टैक्स रेट है तो आप फर्स्ट कॉलम देख सकते हैं तो जो भी आपने शॉर्ट टर्म ऊपर डाला हुआ है एग्जैक्ट वही अमाउंट आपको इन क्वार्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ऐसे यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी की बात करूँ तो 12.5% का टैक्स रेट लगता है तो इसी कॉलम के अंदर आपको क्वार्टरली बेस पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और इसका इंपैक्ट क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप शेड्यूल SI के अंदर जाएंगे तो जो भी आपने वैल्यूज वगैरह डाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी परसेंटेज ऑफ द टैक्स यहाँ पे लग रहा होगा वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा 1,25,000 की जो एग्जेम्पशन मिलती है सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो अगर आपका उसका नीचे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो स्टिल आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सैलरी कैसे आपको इनपुट करनी है। तो आपको शेड्यूल सैलरी के अंदर जाना है और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का कॉलम मिल जाएगा। अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स यहाँ पे डालिए। अगर फॉर्म 16 है TDS कटा हुआ है तो डेटा आपको प्रीफिल मिल जाएगा। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको अपनी बेसिक सैलरी जो है पुट कर देनी है। इसके अलावा न्यू टैक्स में कुछ खास अलाउंसेस देखने को नहीं मिलेंगे और सैलरी के ऊपर आपको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी कॉलम के अंदर बात करो तो अगर खुद की प्रॉपर्टी पे जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे होम लोन लिया हुआ है तो उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलता है न्यू टैक्स के अंदर। लेकिन हाँ अगर आपकी रेंटल इनकम है तो प्रॉपर यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का आप एड्रेस डाल सकते हो और लेट आउट सेलेक्ट कर सकते हो। टेनेंट की डिटेल्स डालिए। 12 महीने का यहाँ पे आप रेंट पुट कर सकते हो। म्युनिसिपल पार्टी का टैक्स पुट कर सकते हो। साथ में उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसकी भी आप डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो, किस बैंक से चल रहा है, लोन का अकाउंट नंबर क्या है और एज ए EMI जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा क्रिप्टो की बात करो तो शेड्यूल VDA के अंदर इसकी एंट्रीज आती है और यहाँ पे भी जैसे हम लोगों ने कैपिटल गेन के अंदर की थी बाय वैल्यू सेल वैल्यू सेम तरीके से यहाँ पे चीजें आती है। लेकिन यहाँ पे आपको बाकायदा डेट्स के साथ में जो है एंट्रीज वगैरह मेंशन करनी पड़ती है। यानी जिस डेट को आपने बाय किया था कॉइन्स को, जिस डेट को आपने सेल किया था सिंपली कॉइन्स को और कितनी कॉस्ट थी कितनी सेल वैल्यू थी वो आपको पुट करनी पड़ती है। और ध्यान रखिएगा ये सिंपली केवल प्रॉफिट को कंसीडर करता है। अगर आपका क्रिप्टो के अंदर लॉस हो रखा है तो आप एंट्री जरूर करेंगे लेकिन ये लॉस को यहाँ पे जीरो ही दिखाएगा, इसको कंसीडर नहीं करता क्योंकि क्रिप्टो के अंदर लॉस का कोई एडवांटेज नहीं मिलता। ऐसे आपका शेड्यूल अदर सोर्सेज देखने को मिलेगा जहां पे मोस्टली डेटा आपको प्रेफर्ड मिलेगा जैसे आपका डिविडेंड का इनकम, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ। आपको सिंपली एक बार रिव्यू कर लेना है अपने AIS के साथ और इसको आप कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद में CILA BFLA ये जो शेड्यूल्स है ये सिंपली केवल आपको रिव्यू करने और सिंपली आपको कंफर्म करने
कुछ भी अगर लॉस वगैरह होगा आपका तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट ऑफ कर देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में अगर न्यू टैक्स में तो डिडक्शंस वाले कॉलम में कुछ खास डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलती, एटीसी वगैरह ये सब आपके कॉलम जो है डिसेबल रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट किया हुआ है बेसिकली, तो आपको एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 के अंदर जो है यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, और ये भी ऑटोमेटिकली डेटा आपका प्रीफिल्ड मिलता है अगर फॉर्म 16 के अंदर है तो। इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल ईआई आएगा आपका, तो यहाँ पे अगर कोई एग्जाम इनकम है या फैमिली के बीच में ट्रांसफर है तो इसी कॉलम के अंदर जो है आपको एक अदर इनकम का कॉलम मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ द इनकम देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल के अमाउंट डाल के उस चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं जिसपे टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल एफएसआई और टीआर मिलेगा, ये केवल यूएस के स्टॉक्स के केस के अंदर एप्लीकेबल है, और इस पे भी आपको मेरा डिटेल ना सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा आईटीआर फाइलिंग फॉर द यूएस स्टॉक। तो अगर आपकी इनकम रहती है यहाँ पे यूएस स्टॉक्स वगैरह से, तो सिंपली यहाँ पे आपको कंट्री कोड वगैरह डालकर जो है बेसिकली रिपोर्ट करनी पड़ती है। जैसे अगर आपका कैपिटल गेन है या लेट सपोज अगर आपकी डिविडेंड की इनकम है तो वो आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। ऐसे अगर आप टैक्स रिलीफ यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं यूएस स्टॉक के ऊपर, तो शेड्यूल टीआर के अंदर वो चीज आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। फिर नीचे की साइड में शेड्यूल एफए भी मिलेगा, तो ये भी मोस्टली यूएस स्टॉक्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर यूएस के स्टॉक्स है तो यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है अपनी होल्डिंग्स वगैरह जो है बतानी पड़ती है। फिर यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिलेगा, जितनी जितनी आपने इनकम दिखाई हुई है उसकी आपको पूरी समरी देखने को मिल जाती है। फिर टैक्स पेड कॉलम के अंदर जो भी टीडीएस आपका कटा होगा सैलरी के रिगार्डिंग या कोई भी अदर्स टीडीएस है उसकी एंट्रीज देखने को मिल जाएगी। और फिर लास्ट कॉलम के अंदर आपकी जो भी इनकम होगी उस पर जितना भी आपको टैक्स बन रहा होगा या जो आपको पे करना है उसकी पूरी कैलकुलेशन देखने को मिल जाएगी। तो या तो आपका रिफंड बन रहा होगा या एडिशनली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी नॉर्मल इनकम है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग है और आपका पूरा कैपिटल लॉस ही है, तो सिंपली आपका लॉसेज जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और आपकी जो इनकम है उस पर अगर 12 लाख के नीचे तो कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका सब कुछ करेक्ट है तो सिंपली आप प्लेस डाल के प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए, अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो ओटीपी डाल के आप सबमिट करा सकते हो। आप देखो एक बार बता देता हूँ कि ओल्ड टैक्स का क्या इंपैक्ट आएगा। तो वापस अगर आप अपनी पर्सनल जनरल इन्फॉर्मेशन में आके ऑप्शन को नो की जगह आप यस करोगे तो आपकी पूरी कैलकुलेशन रिवर्स हो जाएगी और ओल्ड टैक्स में होने लग जाएगी। अब इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा चैप्टर 6A के अंदर, जैसे जो एटीसी की डिडक्शन होती है उसके कॉलम अगर आप देखोगे तो अनेबल हो जाएंगे। तो बाकायदा यहाँ पे आप चीजों को डाल सकते हो। एनपीएस के डिडक्शन है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस है तो एटीडी के अंदर आप क्लेम कर सकते हो, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह हो गया, तो ये सारे कॉलम्स आपके अनेबल हो जाएंगे। और आपकी जो भी कैलकुलेशन है लास्ट पेज के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी कितना मेरा टीडीएस का रिफंड बन रहा है या कितना मेरा टैक्स बन रहा है ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर। तो इस तरह से भाई आप सिंपली जो है डिसाइड कर पाओगे मेरे लिए कौन सी रिजिम यहाँ पे ज्यादा बेटर है। सो आप लोगों ने यहाँ पे आईटीआर 2 फाइल बेसिकली करना सीख लिया। अब बात करते हैं आईटीआर 3, जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, सबसे बड़ा फॉर्म होता है और उसमें कई सारी चीजें इंसर्ट होती है इंक्लूडिंग इंट्राडे, एफएनओ, बिजनेस के इनकम, मतलब जितने भी शेड्यूल होते हैं वो सारे कवर होते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो अब बारी आती है यहाँ पे रिपोर्टिंग की, तो आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न 26-27 यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन मोड रहेगा, कंटिन्यू कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, स्टेटस जो है आपका इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको आईटीआर 3 फॉर्म जो है सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड करना है। उसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद में यहाँ पे आपको पूछेगा क्यों आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, आप सिंपली अदर रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं, तो पहले आपको इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी इन दोनों को आपको यहाँ पे चेकबॉक्स कर लेना है अगर आपकी इनकम है तो। बाकी कैपिटल गेन के भी दोनों कॉलम को आप चेकबॉक्स कर लीजिएगा। अगर आपकी क्रिप्टो से भी इनकम है तो वीडियो भी आपको चेकबॉक्स करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक शेड्यूल ईआई मिलेगा, तो अगर आप एग्जेम्प्ट इनकम दिखाना चाहते हैं या फिर फैमिली के बीच में जो ट्रांसफर हुए हैं वो दिखाना चाहते हैं तो ईआई को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बिजनेस के अंदर कोई छेड़छाड़ करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद में सीधे आपको यहाँ पे अदर्स वाले कॉलम के अंदर जाना है। यहाँ पे अगर आपकी यूएस के स्टॉक्स वगैरह तो शेड्यूल एफए को सेलेक्ट रखिएगा। और इसके अलावा डिडक्शंस वाले कॉलम के अंदर न्यू टैक्स में कुछ खास डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स सेलेक्ट करते हैं तो वापस यहीं पे आके आप सारी डिडक्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, सभी को आपको सिंपली एस्केप कर देना है। आपकी हर एक टैब यहाँ पे खुल जाती है, तो 1 बाय 1 करके से आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर ड्यू डेट पूछेगा, तो सिंपली आपको 31 अगस्त जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूछेगा क्या आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, तो मोस्ट प्रोबेबली आईटीआर 3 हम लोग इसलिए यहाँ पे फाइल करते हैं क्योंकि हमारे पास बिजनेस की इनकम होती है। तो आपको यहाँ पे यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 10A की कंडीशंस यहाँ पे पूछने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर आपने पहले कभी भी न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ऑप्ट आउट नहीं किया या फर्स्ट टाइम अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो
तो इस ऑप्शन को आपको सिंपली नो रखना है। और जो नीचे वाला एक और ऑप्शन खुलेगा उसको भी सिंपली आपको नो रखना है। तो अगर आप इन दोनों ऑप्शन को सिंपली यहाँ पे नो रखते हैं तो आप हमेशा न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही आईटीआर फाइल करेंगे, जहां पे नॉर्मल इनकम के ऊपर 12 लाख के अगर नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपका कोई भी टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाला। लेकिन मान लीजिए अगर आप न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको आपको नो की जगह यस करना है और आपको एक एडिशनल 10IA फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ देखना भी चाहते हो कि यहाँ पे ओल्ड टैक्स में मेरे को कितना बेनिफिट मिलता है तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर के अंदर आप रैंडम डेटा इंसर्ट कर सकते हो सिर्फ चेक करने के लिए। बाकी मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, अगर 12 लाख रुपए के नीचे की इनकम है तो इस ऑप्शन को हमेशा नो रखिए ताकि न्यू टैक्स के साथ आप जा सकते हो। नीचे की साइड में यहाँ पे आपसे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा तो 182 डेज वाली कंडीशन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन है, जैसे अगर आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर है तो आपको यस नो के अंदर जवाब देना है। नीचे भी एक एफपीआई का भी क्वेश्चन होता है तो मोस्टली सभी के जवाब नो के अंदर रहेंगे। फिर मेन इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पे ऑडिट से रिलेटेड। तो पहली बात पूछता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह फिलअप करनी है तो इस ऑप्शन को सिंपली आपको यस कर देना है। उसके बाद में अगर आपको 44AD के अंदर अपना प्रॉफिट दिखाना है, जैसे आपने सुना होगा टर्नओवर के ऊपर 6% का प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट, या अगर आप प्रोफेशनल है तो 50% का प्रॉफिट, तो अगर ये चीजें अगर आपको दिखानी है तो इस ऑप्शन को भी आपको यस कर देना है। और कितना आपका टर्नओवर है, अप टू द 1 करोड़ है या 1 से 10 के बीच में, उस अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आप क्या ऑडिट के लिए लाइबल है तो सिंपली आप नो करेंगे, क्योंकि अगर आप लाइबल होते तो सीए यहाँ पे आपकी आईटीआर वगैरह जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आता है नेचर ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस के कोड दिए गए, तो आपको अपने रिलेवेंट बिजनेस का कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप आईटीआर 3 इसलिए फाइल कर रहे हैं कि मैं अपने एफएनओ या इंट्राडे की वाली चीजें दिखा सकूं, तो नीचे नीचे अगर आप लास्ट में जाएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इंट्राडे की बात करो तो स्पेक्टिव ट्रेडिंग का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली कोड सेलेक्ट कीजिए, अपना यहाँ पे पर्सनल नाम डाल सकते हैं एज ए प्रोप्राइटर, बैंक डिटेल्स आपके प्रेफर्ड रहेगी। अब इसमें ना काफी सारे शेड्यूल होते हैं, तो पहले हम लोग एक सेगमेंट पकड़ने वाले हैं जहाँ पे आप जो है एफएनओ या इंट्राडे की इनकम को रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आना है और आपकी रिपोर्ट के अंदर जो भी आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का टर्नओवर दिया हुआ है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर आप नीचे की साइड में आप जाएंगे तो आपको एफएनओ का टर्नओवर और एफएनओ का प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना टर्नओवर जो आपकी रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, प्लस जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर लॉस है तो माइनस साइन के साथ आप डाल सकते हो। सेम चीज आपको इंट्राडे के साथ में करनी है, यहाँ पे आप अपने इंट्राडे का टर्नओवर डाल सकते हो और उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आप सिंपली रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो भी खर्चे हैं वो आप सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर 1 बाय 1 करके जितने भी आपके एफएनओ या इंट्राडे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होता है एडिशनल, किसी का अगर आपने कोर्स ले रखा है, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम ले रखा है, कोई सॉफ्टवेयर ले रखा है, तो जितने भी खर्चे वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अब दूसरा हम लोग केस पकड़ते हैं जहां पे आपकी बिजनेस की इनकम है, जहां पे आप प्रेजेंटेटिव बेसिस के ऊपर बिजनेस की इनकम दिखाना चाहते हो। तो उस केस के अंदर सिंपली आपको पी&एल वाले सेक्शन के अंदर आना है, यहाँ पे जहाँ पे आप कोई भी बुक्स अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, और यहाँ पे आपको एक प्रेजेंटेटिव इनकम का सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 44AD और ADA जो प्रोफेशनल की होता है दोनों मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको सिंपली एड बटन पे क्लिक करना है। ये उनके लिए ध्यान रखिएगा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह कुछ मेंटेन नहीं करते हो। तो यहाँ पे भी सिंपली आप अपना नेम ऑफ द बिजनेस डाल सकते हैं और जो भी रिलेवेंट आपके बिजनेस का कोड है वो सिंपली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको अपना टर्नओवर दिखाना है कि कैश के अंदर है या फिर बैंक के अंदर जो रिसीव हुआ है, यानी जो भी आपका 12 महीने का अप्रैल से लेकर मार्च तक जो टर्नओवर है, और उसके अगेंस्ट में जितना भी आप प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं। मिनिमम डिजिटली जो है टर्नओवर के ऊपर आपको 6% और कैश वाले के ऊपर आपको मिनिमम 8% का प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इस तरह से चीजें आप इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप एक प्रोफेशनल है, जो कि आप प्रोफेशनल कैटेगरी जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, तो यहाँ पे आपके लिए 44ADA करके एक सेक्शन रहता है। तो इसके अंदर सिंपली आप अपना जो है बिजनेस का कोड, अपना प्रोफेशन का नाम डालिए और उसके बाद में यहाँ पे जितनी भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, जैसे हम लोगों ने टर्नओवर दिखाया था, उसका मिनिमम जो है 50% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो जैसे आपका ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट यहाँ पे सेशन खत्म होता है, उसके बाद में आप बैलेंस शीट के अंदर चले जाइए। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पे 6 नंबर का जो कॉलम है, यहाँ पे आप डेटर्स, क्रेडिटर्स, अपना क्लोजिंग स्टॉक्स और कैश के बैलेंस की डिटेल्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो नीचे आपको सोर्स ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपकी प्रोप्राइटर की कैपिटल है, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना प्रॉपर बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन की हुई है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने प्रोप्राइटर की कैपिटल डाल सकते हो। और इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर भी यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, जो आपको पी&एल में आपने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है,
वो सिंपली यहाँ पे आप डाल सकते हो। ऐसे अगर आपके फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने प्रॉपर बैलेंस शीट बनाई हुई है, एक एक फिगर आप वहां से कॉपी कर सकते हो। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा बिजनेस का सेक्शन खत्म हो जाता है। अब मेन सेक्शन आता है हमारा कैपिटल गेन का, तो आपको सीजी वाले शेड्यूल में जाना है। तो सीजी शेड्यूल को यहाँ पे फिलअप करने के लिए कुछ इस टाइप का फॉर्मेट यूज में ले सकते हो, जहां पे आपको क्या करना है, आपके जितने भी डिफरेंट ब्रोकर्स है सभी के जैसे मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी से, तो सिंपली आपको बाय वैल्यू सेल वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ऐसे अगर आपका नॉन इक्विटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो इस तरह से आपको बाय वैल्यू सेल वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ऐसे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी से, तो सेम चीज यहाँ पे आपको मेंशन करनी है और नॉन इक्विटी का मेंशन करना है। सेम चीज जैसे इक्विटी में जो मेंशन हुई शेयर्स के अंदर, वैसी चीजें म्यूचुअल फंड के अंदर मेंशन होगी। तो कैम्स और के फिनटेक्स आपको ये वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहीं से आपको सेल वैल्यू और बाय वैल्यू निकाल के लेके आनी है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन यानी कि सेल वैल्यू दी होती है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि बाय वैल्यू दी होती है। प्लस ये भी मेंशन होता है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। तो इस तरह से इस टाइप के एक फॉर्मेट के अंदर आप अपनी पूरी वैल्यू को अरेंज कर लेंगे। सेम अगर मैं यूएस स्टॉक की बात करूं, वहां से भी अगर आप रिपोर्ट डाउनलोड करते तो आईएनडी मनी वेस्टेड, वहां पे भी आप बाय वैल्यू सेल वैल्यू इस तरह से आप अरेंज कर लेंगे। वैसे ये टेम्पलेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे एंट्री कैसे होगी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर इक्विटी वाले के लिए आपको 3rd नंबर कॉलम में जाना है। यहाँ पे आपको 111 ए मिलेगा। तो अब यहाँ पे आपको सेल वैल्यू जो है एक एक करके नहीं डालनी, यहाँ पे आपको शीट से क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको इक्विटी का और म्यूचुअल फंड का दोनों का सेल वैल्यू यहाँ पे ऐड करके सिंपली पुट करना है। ऐसे आपको बाय वैल्यू भी पुट करना है, और जो भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस होगा शॉर्ट टर्म, वो सिंपली यहाँ पे आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। लेट सपोज अगर 10,000 रुपए का सेल वैल्यू है, 8,000 रुपए का कॉस्ट है, तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है, तो इसी तरह आपका यहाँ पे लॉस बुक हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर नॉन इक्विटी वाला सेगमेंट है, तो यहाँ पे 3rd की जगह आपको 6 नंबर वाले कॉलम के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको एक अनकोटेड शेयर का फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन मिलेगा। तो सेम चीज यहाँ पे आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी जो नॉन इक्विटी वाले एसटीसीजी है। तो यहाँ पे आपको सेल वैल्यू डालनी है, यहाँ पे आपको बाय वैल्यू डालनी है, तो ऑटोमेटिकली नीचे आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। उसके बाद में अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की यहाँ पे बात करूँ, तो उस केस के अंदर अगर आप नीचे की साइड में आएंगे, आपको 4th नंबर वाले कॉलम में जाना है। यहाँ पे आपको 112 ए शेड्यूल मिलेगा। तो अगर आप 31 जनवरी 2018 के बाद में शेयर खरीद करके अब जाकर के बेचे हैं, तो एक एक चीज डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी सेम चीज करनी है आपको, सेल वैल्यू का, इक्विटी का और साथ में म्यूचुअल फंड का आप टोटल सिंपली लगा करके यहाँ पे सीधा ही आप सेल वैल्यू डाल सकते हो, यानी कि कंबाइन वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी वॉट एवर होगा, वो यहाँ पे आपका रिपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डेटा अगर आपने अरेंज किया हुआ है, तो बहुत आसानी से एंट्री हो जाती है। लेकिन अगर आपने शेयर जो है बिफोर द 2018 खरीदे हुए, तो ध्यान रखिएगा एक एक शेयर की वैल्यू के साथ में आपको एक एक एंट्री इंडिविजुअल करनी पड़ेगी। ऐसे अगर आपका नॉन इक्विटी वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस केस में आपको 4th नंबर की जगह 9th वाले कॉलम में जाना है, और यहाँ पे जो अनकोटेड वाला शेयर वाला कॉलम है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, यहाँ पे आपको सेल वैल्यू और बाय वैल्यू डाल देनी है। तो जैसे आप शेड्यूल सीजी के अंदर डेटा फिलअप करते हैं, फिर आपको यहाँ पे एक एफ कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपली अगर आपने इक्विटी शेयर का और म्यूचुअल फंड का यहाँ पे डेटा डाला हुआ है, तो जितना भी आपने शॉर्ट टर्म के अंदर डाला हुआ है जिस पे 20% का टैक्स रेट लगेगा, तो आपको क्वार्टरली वाइज यहाँ पे सिंपली तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सेम लॉन्ग टर्म के ऊपर जैसे 12.5% का टैक्स रेट लगता है, तो जितना भी आपने यहाँ पे डाला हुआ है, तो जहाँ पे भी यहाँ पे 12.5% का टैक्स रेट वाला कॉलम है, उसके अंदर आपको क्वार्टरली बेस पे उस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे आपका कैपिटल गेन का शेड्यूल खत्म होता है, फिर आप यहाँ पे अपनी सैलरी को पुट कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म 16 इशू हो रखा है, तो डेटा यहाँ पे प्रीफिल्ड मिलेगा, वरना अपने एम्प्लॉयज की यहाँ पे आप सिंपली डिटेल्स डालिए, और यहाँ पे बेसिक सैलरी सेलेक्ट करके आप अपनी जो ग्रॉस सैलरी है सिंपली फॉर्म 16 के अंदर, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। या जो 12 महीने में आपको सैलरी मिलने वाली है, अप्रैल से मार्च तक जो मिलेगी या मिल चुकी है आपको ऑलरेडी, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। ऐसे ही शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपकी रेंटल इनकम है, तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आप वहां पे पुट कर सकते हो और ओल्ड में भी कर सकते हो, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पे आपको डेटा इंसर्ट करना ही है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी का करो। तो यहाँ पे आप टेनेंट की डिटेल्स डालने के बाद में अपने 12 महीने का रेंट डालिए, म्युनिसिपल पार्टी का टैक्स डालिए, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर होम लोन है तो डिटेल्स डालिए पूरी, किस बैंक से आपने ले रखा है, और जितना भी आपने एज ए इंटरेस्ट पे किया है उनको ईएमआई उस साल के अंदर, उसका क्लेम यहाँ पे डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। ऐसे अगर आपने यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर डील किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक शेड्यूल वीडियो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है आपको डेट ऑफ एक्विजिशन, कब आपने उसको बेचा, और यहाँ पे आपको हेड बताना है। तो अगर आपका नॉर्मली कैपिटल गेन एज ए इन्वेस्टर अगर आपने यहाँ पे उसको बेचा हुआ है, तो कैपिटल गेन के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे सिंपली अगेन सेल वैल्यू डालनी है, आपको बाय वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट और जो भी लॉस होगा वो
डिक्लेयर हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ प्रॉफिट को कंसिडर करता है, ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर्स की तरह यहाँ पे लॉस भी आएगा, ये कि यहाँ पे जीरो दिखा देगा, यानी ये वीडियो के लॉस को सिंपली कंसिडर नहीं करता है, लेकिन आपको एंट्री जरूर करनी चाहिए। वीडियो के बाद में आपको शेड्यूल ओएस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे डेटा मोस्टली प्रीफिल्ड मिलता है आपको, जैसे आपका डिविडेंड, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह हो गया, तो ये डेटा ना आपको अपने एआई से देखने को मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आप जो है आपको सिर्फ रिव्यू करना है और सिंपली यहाँ पे आपको सिंपली कंफर्म करना है। उसके बाद में सी वाई एल, बीएफएल, सीएफएल शेड्यूल, ये सिर्फ आपको केवल रिव्यू करने हैं, यहाँ पे कोई भी डेटा वगैरह कुछ भी आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड होने होंगे तो सीएफएल शेड्यूल के अंदर यहाँ पे लास्ट कॉलम के अंदर आपको कैरी फॉरवर्ड होते हुए नजर आएंगे। फिर बाकी के यहाँ पे शेड्यूल आपको डिसेबल मिलेंगे, क्योंकि न्यू टैक्स में जनरली कोई भी डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो चैप्टर 6A के अंदर केवल आपका ATCCD सबसेक्शन 2 अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस के अंदर, तो अमाउंट यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रीफिल्ड यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में अगर कुछ फैमिली ट्रांसफर वगैरह और एग्जेम्प्ट इनकम दिखाना चाहते हैं तो शेड्यूल EI करके आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली जो है आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं अदर्स, और रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के अमाउंट डाल करके उस चीजों को रिपोर्ट कर सकते हैं जो फैमिली के बीच में अमाउंट ट्रांसफर हुए हैं लेकिन जो कि टैक्सेबल नहीं है। इसके लिए अगर आपके पास में यूएस के स्टॉक्स वगैरह की होल्डिंग है तो यहाँ पे आपको एक शेड्यूल FA के अंदर जो है A3 कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे ना आपको अपनी होल्डिंग्स दिखानी पड़ती है जो ऑलरेडी यूएस स्टॉक की रिपोर्ट में मेंशन होता है, और इसके ऊपर मेरा ना डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा यूएस स्टॉक्स, अगर आप माई ऑनलाइन से सिंपली सर्च करेंगे तो। फिर लास्ट कॉलम में आपको TI कॉलम के अंदर जो जो आपने इनकम दिखा रखी है उसकी आपको समरी देखने को मिल जाती है। टैक्स पेड कॉलम में जितना भी आपका TDS कटा हुआ है उसकी एंट्रीज देखने को मिल जाती है, और लास्ट कॉलम में जो भी आपने इनकम यहाँ पे पुट की है उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपका टैक्स बन रहा होगा वो आपको देखने को मिल जाता है, और लास्ट में आपको देखने को मिल जाता है कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर TDS अच्छा कटा हुआ है तो कितना अमाउंट आपको यहाँ पे रिफंड मिल सकता है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपका सब कुछ करेक्ट है तो सिंपली आप प्लेस डालिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। अगर सब कुछ करेक्ट है तो यहाँ पे आप OTP डाल के सबमिट करवा सकते हो। और यहाँ पे चलिए लास्ट में आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप रिजीम को स्विच करते हैं तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाना चाहते हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन में जाइए और इस ऑप्शन को नो की जगह आप सिंपली यहाँ पे यस कर सकते हो, और डेटा को सिर्फ चेक करने के लिए यहाँ पे आप एक रैंडम एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल सकते हो। वैसे इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है 10I की कंडीशंस वगैरह क्या होती है। तो जैसे अगर आप ये चीज़ें करोगे तो पूरी जो कैलकुलेशन होगी वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चैप्टर 6A के अंदर अगर आप देखोगे जैसे ATC में 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है तो ये कॉलम्स आपके अनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप प्रॉपर जो है अपनी डिडक्शंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे सिंपली तरीके से आप क्लेम वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप देखोगे ATC हो गया, ATCCD 1B हो गया एनपीएस का, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन हो गया, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह का डिडक्शन हो गया। तो ऐसे कई सारे जो डिडक्शन आपको मिलने वाले होंगे वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। तो इस तरह से लास्ट कॉलम में जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे डिसाइड कर पाओगे कि मेरे को ओल्ड में जाना चाहिए या फिर न्यू में। तो फाइनली आपने यहाँ पे ITR 1, 2, 3 तीनों ही यहाँ पे सीख लिए। अब लास्ट फॉर्म हमारा ITR 4 बचता है, जिसमें अगर आपकी बिजनेस की इनकम प्रेजेंटेटिव बेसिस पे अगर आप दिखाना चाहते हो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं और सिंपली बैंक का इंटरेस्ट वगैरह है, तो आप कैसे दिखा सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अब ITR फाइल कैसे करनी है, तो पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको सिंपली 26-27 सेलेक्ट कर लेना है। मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, कंटिन्यू करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है, स्टेटस जो है आपका इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको ITR 4 जो है फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है बेसिकली, या अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अबाउट द 1.2.5 लाख रुपीज़ है तो फिर आप ITR 4 फाइल नहीं कर नहीं पाएंगे। उस केस में फिर आपको ITR 3 की तरफ जाना पड़ेगा, जिसपे मेरा सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्यों आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। सिंपली आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे टैब्स खुल जाती है अलग अलग, तो सभी को 1 बाय 1 करके आपको कंफर्म करना है। शुरुआत करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए बिजनेस के साथ में कहीं पे आप जॉब वगैरह भी कर रहे हैं तो आप सिंपली अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप केवल बिजनेस ही कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अदर्स या फिर नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नीचे की साइड में जाएंगे तो देखिए, अगर आपने पहले कभी भी न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर स्विच नहीं किया तो आपका ये वाला जो 10IA वाला जो ऑप्शन है वो हमेशा यहाँ पे नो के अंदर रहने वाला है। और नीचे भी इस साल भी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नो ही रखना है। मतलब यहाँ पे मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ,
अगर आपकी इनकम जो है 12 लाख रुपया उसके नीचे है तो बिल्कुल सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। इस ऑप्शन को आपको नो ही रखना है ताकि आप न्यू टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल कर पाओ। लेकिन लेट सपोज अगर आपकी एक अच्छी खासी इनकम है, अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, अपनी आईटीआर को पहले आप नो बटन पे क्लिक करके आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ड्राफ्ट कीजिए, फिर वापस यहीं पे आके आप यहाँ पे रिजिम को स्विच कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर मेरी कैलकुलेशन क्या बैठ रही है। तो हाल फिलहाल मैं इसको यहाँ पे नो रखूंगा और इसको भी यहाँ पे नो रखूंगा ताकि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर मैं फाइल कर पाऊं। उसके बाद में सीधा जाना है आपको ग्रॉस टोटल इनकम में, जिसमें पहला ही कॉलम आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली एडिट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मेनली दो मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 44 एडी और एडीए करके। तो यहाँ पे 44 जो एडी है उसके अंदर टर्नओवर की जो लिमिट रहती है नॉर्मली 2 करोड़ तक रहती है। मतलब अगर 2 करोड़ के नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो इजीली आप प्रेजेंटरी बेसिस के ऊपर अपना टर्नओवर दिखा सकते हो और प्रॉफिट दिखा सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप कंप्लीटली डिजिटली बिजनेस करते हैं, मतलब पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही रोटेट होता है पूरे बिजनेस का, तो उस केस के अंदर आपकी लिमिट जो है 3 करोड़ रुपए की हो जाती है। यानी उसके नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो स्टिल आप 44 एडी को यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है और यहाँ पे ना आपको बिजनेस का कोड मिलेगा। तो जो भी रिलेवेंट कोड है जिसमें भी आप डील करते हो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, वो सिंपली यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे टर्नओवर पूछा जाता है। तो अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है, आपने रिटर्न वगैरह फाइल कर रखी है, तो वहां पे जो आपने टर्नओवर दिखा रखा है एग्जैक्ट टर्नओवर जो है आप यहाँ पे सीधा का सीधा पुट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो सिंपली आप अपने बैंक स्टेटमेंट के थ्रू फैच कीजिए कि पूरे साल भर के अंदर मेरा कितना सेल हुआ है, कितना टर्नओवर हुआ है। लेट्स से मान लीजिए अगर आपका 12 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ है तो आपने इस पूरे कॉलम के अंदर डाल दिया जो बैंक के थ्रू यहाँ पे रोटेट हुआ है। लेकिन मान लीजिए आपका अगर 8 लाख रुपए का बिजनेस हुआ है और कुछ 3 लाख रुपए का बिजनेस अगर आपका कैश के अंदर हुआ है तो इसको आप अलग अलग भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब रूल ना यहाँ पे सिंपल सा होता है, जितना भी आप यहाँ पे टर्नओवर दिखा रहे हैं उसका मिनिमम 6% अगर डिजिटल है तो, और कैश के अंदर है तो मिनिमम 8% आपको यहाँ पे प्रॉफिट बेसिकली डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट ये बोलती है कि हर बिजनेस के अंदर यार एटलीस्ट इतना मार्जिन तो होता ही होता है। तो यहाँ पे जो है आप जो भी अमाउंट अपना टर्नओवर दिखा रहे हैं, आप चाहो तो एक्चुअल के अंदर प्रॉफिट दिखा सकते हो। ये सिर्फ ना मिनिमम लिमिट है। मतलब मान लीजिए अगर आपने 8 लाख रुपए का बिजनेस किया और 2 लाख रुपए का अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो बकायदा आप दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपका जो भी टर्नओवर है, जैसे 11 लाख रुपए के टर्नओवर पे मैंने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया तो मैं आराम से दिखा सकता हूं। लेकिन मान लीजिए अगर आप बिल्कुल ही 6% या 8% के नीचे जाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअल में जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, या मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो केवल 6 और 8% का क्राइटेरिया है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इस दोनों कॉलम के अंदर टर्नओवर दिखाना है और नीचे वाले दोनों कॉलम के अंदर आपको प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेशन लगा के प्रॉफिट दिखा दे रहा है। अब जैसे हम लोगों ने 44 एडी देखा तो वो बिजनेस वालों के लिए होता है नॉर्मली, लेकिन जो 44 एडी होता है वो प्रोफेशनल्स वाले लोगों के लिए होता है। प्रोफेशनल मतलब आर्किटेक्चर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सीए हो गए, डॉक्टर्स वगैरह हो गए। तो यहाँ पे आपको अपने प्रोफेशन का जो है नाम लिखना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल बिजनेस कोड दिए हुए हैं। तो अगर आपका बिजनेस कोड इसके अंदर फॉल करता है तभी इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद में यहाँ पे 44 एडीए के अंदर वो कैश का डिजिटली वाला पंगा नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा रूल है, अगर आपकी जो है 50 लाख रुपए के नीचे की ग्रॉस रिसिप्ट है तभी आप 44 एडीए को अडॉप्ट कर सकते हो। वहीं पे अगर आप डिजिटली पूरा का पूरा चैनल रोटेट थ्रू यहाँ पे पैसा रोटेट करते हो अपने बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, तो आपकी ये लिमिट जो है 75 लाख रुपए की हो जाती है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आपको ये जो दोनों कॉलम दिख रहे हैं इसके अंदर आपको सिंपली अपनी ग्रॉस रिसिप्ट दिखानी है, जो ऑब्वियसली बात है 75 लाख और 50 लाख के नीचे होनी चाहिए। तो मान लीजिए पूरे साल भर के अंदर मान लीजिए मैंने 25 लाख रुपए की यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट मेरे को रिसीव हुई और उसमें मिनिमम यहाँ पे 6% 8% वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। यहाँ पे सीधा सीधा चाहे कैश के अंदर है या डिजिटली है वॉटेवर, यहाँ पे सीधा सीधा 50% यानी ऊपर जो आप दिखा रहे उसका 50% प्रॉफिट यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये मिनिमम क्राइटेरिया है 50% का। एक्चुअल में अगर मान लीजिए 60-70% का मार्जिन है आपके बिजनेस के अंदर तो वो एक्चुअल में प्रॉफिट यहाँ पे आप डेफिनेटली दिखा सकते हो। मतलब जो भी आपका ऊपर ग्रॉस रिसिप्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, बस 50% के नीचे आप नहीं जा पाओगे। इसके अलावा इसके अंदर 44 ए ही होता है जो कि गुड्स एंड कैरेज जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस होते हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसके ऊपर मेरा डिटेल के अंदर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है। फिर आपको जाना है सिंपली इनकम फ्रॉम द सैलरी वाले कॉलम के अंदर। ये केवल उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है अगर आपकी सही में सैलरी से इनकम है तो, मतलब बिजनेस के साथ में अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो जो भी आपकी सैलरी की इनकम है वो सिंपली यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, वरना इसको पूरे को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। और हम लोगों ने न्यू टैक्स यहाँ पे ले रखी है तो जनरली कोई भी एग्जेम्पशन वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ स्टैंडर्ड डायरेक्शन
आपको 75,000 रुपए की देखने को मिलती है। फिर हाउस प्रॉपर्टी वाले कॉलम के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी रेंटल इनकम है न्यू टैक्स के अंदर तभी आपको दिखानी है, बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट का कोई रिडक्शन बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर आपकी मान लीजिए लेट आउट प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, टेनेंट की डिटेल्स दे सकते हैं और कितना 12 महीने के अंदर रेंट रिसीव हुआ वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। म्युनिसिपल पार्टी को कितना टैक्स पे किया वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। और उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपका होम लोन चल रहा है तो बाकायदा किस बैंक से आपने लिया हुआ है, अमाउंट ऑफ द लोन क्या है, कितना आउटस्टैंडिंग है, प्लस एज ए इंटरेस्ट और एज ए ईएमआई पूरे साल भर के अंदर आपने उसको कितना पे किया है बैंक को। तो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट होता है जिसमें कंपोनेंट सेपरेटली मेंशन होता है इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे बाकायदा आप वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस आता है, तो यहाँ पे डेटा मोस्टली प्रीफिल्ड मिलेगा, एआईएस से और टीआईएस से फैच होता है, डिविडेंड की इनकम, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह ये सब कुछ। बाकी अगर आप कोई एनी अदर इनकम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एनी अदर का कॉलम है, वो इनकम का डिस्क्रिप्शन डालिए। मान लीजिए कहीं से आपको छोटा मोटा कमीशन वगैरह को ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आप सिंपली यहाँ पे अपनी कमीशन की इनकम को रिपोर्ट कर सकते हो। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में यहाँ पे आपको एक डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम देखने को मिलता है और इस साल इसके अंदर चेंजेस भी हुए हैं। तो हम लोगों ने जैसे बिजनेस का अपना 6% 8% का प्रॉफिट दिखाया, प्रोफेशन के केस में 50% का दिखाया, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको प्री फिल करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि सभी कॉलम्स आपको फिल करने पड़ेंगे, यहाँ पे मोस्टली आपका क्रेडिटर्स डेटर्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया और कैश बैलेंस, ये 4 फील्ड वैसे रहती है। लेकिन यहाँ पे बेस्ट तरीका है जो बैलेंस विद द बैंक्स है, तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट उठा सकते हो, 31 मार्च का जो भी करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस है वो आप सिंपली यहाँ पे पुट कर सकते हो। लेकिन बाकी अगर आपके पास में डिटेल्स है, डेटर्स की हो गई, क्लोजिंग स्टॉक की हो गई, इन्वेंट्रीज वगैरह ये चीजें, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, वरना इसको आप जीरो भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टर्नओवर एंड जीएसटी पूछेगा, तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डालिए और उसके अंदर रिटर्न के अंदर आपने कितना टर्नओवर दिखा रखा है, जो एआईएस और टीआईएस के अंदर भी दिखेगा, वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको एक एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम देखने को मिलेगा। तो देखो अगर फैमिली के बीच में कुछ ट्रांसफर हो रखे हैं यहाँ पे तो आप अदर इनकम सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ द इनकम सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर फैमिली के बीच में ट्रांसफर है जिसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए तो अमाउंट और डिस्क्रिप्शन डाल के आप डिस्क्लोज कर सकते हो। बाकी अगर एग्रीकल्चर इनकम है लेस देन द 5,000 रुपीज, वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा एलआईसी पॉलिसी वगैरह, पीपीएफ अकाउंट कुछ मैच्योर हुआ है जो टैक्स फ्री होना चाहिए तो वो अमाउंट भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन देखने को मिलेगा 112A का। तो यहाँ पे 1,25,000 के नीचे अगर आपका प्रॉफिट है तो यहाँ पे आप अपने कैपिटल गेन से सिंपली सेल वैल्यू और बाय वैल्यू डाल सकते हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपको ITR 3 फाइल यहाँ पे करनी पड़ेगी, इससे काम नहीं चलेगा। उसके बाद में डिडक्शंस वाले कॉलम में यहाँ पे आपको कोई भी डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो ATCCD सबसेक्शन 2 के अंदर जो एम्प्लॉयर एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है उसका डिडक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। बाकी एज ए बिजनेस पर्सन कोई डिडक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर जहां से भी आपका टीडीएस कटा होगा वो सारी एंट्रीज वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे सिंपली आपको कंफर्म करना है। और जो लास्ट कॉलम है उसमें आपने जितनी भी इनकम डाली होगी, अगर 12 लाख रुपए के नीचे तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 12 लाख को अगर आप क्रॉस कर रहे तो प्रॉपर आपका जो भी टैक्स वगैरह बन रहा होगा प्रॉपर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन देखने को मिल जाती है। और लास्ट में जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे आपको बता देगा कि कितना आपको टैक्स का पेमेंट करना है। अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है और कुछ टैक्स बन नहीं रहा तो यहाँ पे यू आर द एलिजिबल फॉर द रिफंड आपको बता देगा। तो देखो सब कुछ अगर करेक्ट है तो प्लीज डालो, प्रोसीड टू वैलिडेशन करो, सक्सेसफुल है तो ओटीपी डाल के आप सबमिट कर सकते हो। अब एक बार आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर क्या क्या चीजें चेंज होती है वो भी बता देता हूं। तो वापस आप अपने जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आएंगे और जिस ऑप्शन को हम लोगों ने नो कर रखा था उसको अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको 10IA फाइल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रीव्यू देखना चाहते हो कि ओल्ड के अंदर कितना मेरा टैक्स वगैरह बन रहा है तो कोई भी एक रैंडम एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दीजिए और कंफर्म कर दीजिए, आपकी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर होने लग जाएगी। बस देखो ओल्ड टैक्स रिजिम से यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर कुछ खास चेंजेस नहीं होगा, बस सैलरी के अंदर जो है यहाँ पे अलाउंसेस जो होते हैं बेसिकली HRA LTA ये ऑप्शन खुल जाएंगे आपके। और इसके अलावा यहाँ पे जो डिडक्शंस वाला हमारा कॉलम होता है उसके अंदर आपका ATC के अंदर जो 1.5 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे डिडक्शन देखने को मिलता है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ऐसे अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, NPS के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट का डिडक्शन है, रेंट पेड है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, वो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। सो गाइस फाइनली यहाँ पे आपने सारे ITR फॉर्म को यहाँ पे फाइल करना सीख लिया है। फिर
फिर भी अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट की यहाँ पे हेल्प लेके करना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इतना ही नहीं, अगर आप एडवांस लेवल के ऊपर और चीज़ें डिटेल के अंदर यहाँ पे सीखना चाहते हो तो आप हमारा जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस के मास्टर क्लास के अंदर यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आप लोग के यहाँ पे जो भी डाउट्स वगैरह है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।